बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये समझते हैं कि इस दफ़ा ईद जो गुजर रही है मुसलमानों पर ये बड़ी टफ है। जो गज़ा में हुआ, सारी जगह पर हुआ, लोग हज करने के लिए जा रहे हैं और हज के मौके पर इस दफ़ा जो दुआएं हो रही हैं वो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। लोग बड़े दुखी हैं, इवन के पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, जो सारी दुनिया के अंदर हो रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इजराइल में इस वक्त ये बात कही जा रही है कि मुसलमान तो ईद मना रहे हैं, ईद उल अज़हा मना रहे हैं, हज हो रहा है, लेकिन बदतरीन वक्त इस वक्त इसराइल की 76 साल तारीख में हमारा गुजर रहा है। और उसकी क्या सूरत हाल है, यानी आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जब मुसलमान हज का मौका है, ईद मना रहे हैं, तो उसी वक्त इसराइल में एक हमला हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमला रुक नहीं रहा। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक है कि क्या ये हमला हुआ, इसको छोड़े आप जरा ये मनाजिर देखिए। इसराइल में ये तमाम लोग जो सड़कों पर निकले हैं, ये इसराइल की तारीख में कभी भी नहीं हुआ इतने ज्यादा लोग निकले हो। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि घर नहीं जाना हमने, और वो दबाव ये डाल रहे हैं फौज के ऊपर कि आपके पास अल्टीमेटम है, लास्ट मोमेंट्स हैं, या तो आप एक्सेप्ट कर लें अब ये डील, क्योंकि कल जो हो चुका है वो बड़ा खतरनाक था, और या फिर उसके बाद हम या मुल्क छोड़कर चले जाएंगे या अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी आप ये सोच रहे हैं, लोगों का दिमाग इस वक्त खराब हो गया। क्यों? आपकी स्क्रीन पर ये जो 8 लोग आ रहे हैं, ये इसराइल में अब तक का जितने हमले हुए उन हमलों में से एक खतरनाक तरीन हमला है। ये 8 के 8 लोग मारे गए हैं। इनमें से 2 लोग ऐसे थे जो रिजर्व थे फौज के, और वो फौज का यानी हिस्सा नहीं थे। यानी ये हालत थी कि रिजर्व थे। आप ये सोच लें कि इन्होंने सारी दुनिया को ये बताया कि जी हम यहाँ पर हैं और हिफाजत कर रहे हैं, और जब भी कभी ज़रूरत होगी इसराइल को लड़ने के लिए तैयार होंगे। और ये रेगुलर फौज नहीं है। जिस तरह यूक्रेन के अंदर इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को भर्ती करना शुरू किया कि वहाँ पर अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, कोई फ़ौजी लड़ने को तैयार नहीं, तो वहाँ पर हालत ये हुई है कि ख़वातीन ने अपने बॉयफ्रेंड से या अपने खामदों से, क्योंकि वहाँ पर भी तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग शादियाँ नहीं करते, वैसी ज़िंदगी गुजार, तो उनको कह रहे हैं कि आप हमें प्रेग्नेंट कर दें, हमला कर दें, तो इस चक्कर में हमें फ़ौज में नहीं जाना पड़ेगा, वरना घरों से निकाल निकाल कर कुछ लोग अपने आप को वैसे ही ज़ख्मी करें। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल हुई है। ये मामला इतना ज़्यादा खतरनाक है, 8 इसराइल के फौजी मारे गए हैं एक इंसिडेंट के अंदर, और वो कह रहे हैं कि 6 महीने में इतना खतरनाक हमला नहीं हुआ। और ये 8 लोग जो मारे गए हैं, इनके घर वालों ने इसराइल की फौज यानी उनकी आर्मी चीफ और नेतन्याहू को कहा है कि कोई बंदा अगर जनाजों में आया तो हम उसको इस दफ़ा छोड़ेंगे नहीं, और वो लड़ने मरने हमला करने को तैयार हैं कोई भी। और नेतन्याहू की हालत ये है कि इतना वो अपसेट है कि उसको खतरा अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी हो चुका है, उनको खतरा फौज के लोगों से भी है, उनको अपनी सिक्योरिटी से भी है। ना वहाँ पर आर्मी चीफ महफूज है, ना वहाँ पर उनकी मुसाद का चीफ महफूज है, कोई भी सूरत हाल नहीं। और ये तब मामला हो रहा है जब वो कह रहे हैं कि मुसलमान ईद मना रहे हैं। जो फैमिलीज़ हैं उनको बताया गया है कि आपके बच्चे मारे गए हैं, किसी को बताया गया तुम्हारा खामन मारा गया है। और जो वहाँ पर सूरत हाल है, आप सोचें कि इस वक्त इतने ज़्यादा हालात ख़राब है वहाँ पर, इतने ज़्यादा इजराइल में हालात ख़राब हैं कि लोगों के सब्र का पैमाना हो चुका है लबरेज। और इस हमले से सबसे बढ़कर बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को डिसंगेज कर लिया है और गालिबन वो तैयारी करें कि हमने इजराइल में रहना नहीं, क्योंकि इस दफ़ा जो हमला हुआ है ये बड़ा ख़तरनाक हमला था, और ये एक नहीं कई तरह के हमले हुए हैं, और ये बता नहीं रहे। गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं, चीज़ें तबाह कर दी हैं, और सरेआम अब उनको मारा जा रहा है। और ये नई जिस जंग में जा रहे हैं वो हालात बड़े ख़राब है। अब मामला क्या है कि जहाँ जहाँ इजराइल की गाड़ियाँ जा रही हैं, उन गाड़ियों में यानी आप सोच रहे सिक्योरिटी दाएं बाएं कहीं भी हो, जो ज़मीन है उसके अंदर इन्होंने नई स्ट्रेटजी अपनाई। ये है कि इजराइल की फ़ौज के जो ट्रक्स हैं या उनके मरकाबा टैंक्स हैं, ये सारे जाते हैं जिस सड़क से, वहाँ पर बारूदी मवाद रखा हुआ है, वहाँ पर इन्होंने डिवाइसेस लगाई हैं, और उसको स्कैन करना बड़ा मुश्किल है। अब वो स्कैन जब नहीं होते तो वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं और गाड़ियों के बाद उनके परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त हालत इनकी ये है कि पूरे के पूरे इसराइल में मचा हुआ है कोहराम।
अमेरिका से लेकर सारी ताकतें इस वक्त इनको देख रही हैं कि क्या हुआ इनके साथ। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वहां पर हालत ये हो गई है कि जो रिजर्व इनकी फौज थे उन सब ने हथियार फेंकने शुरू कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लड़ना, आप हमें जेलों में डाल दें, कम से कम हम जेलों में जिंदा तो रहेंगे ना। यानी अभी आप हमें जेल में डाल देंगे, हम जेल में जिंदा रहेंगे, कम से कम हम अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, हम अपने लोगों से मिल सकते हैं, बीवी बच्चों से मिल सकते हैं, कोर्ट में केस चला जाएगा, सजा हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे ना। आप सोचे कि यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि अब फौज के जो लोग हैं उन्होंने हथियार फेंकना शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं करनी, और इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने एक ऑपरेशन करना था। उस ऑपरेशन को इन्होंने 11th आवर में यानी लास्ट मोमेंट के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन को खत्म कर दिया है। हुआ ये है कि इसराइल की जो नॉर्थ साइड की फिजा है वो इतनी ज़्यादा, यानी वहाँ पर हमले कर करके जहर इस वक्त हो गया, यानी स्मोक समझ ले, इस तरह का मामला हो गया है, फिजा हो गई है गंदी, वहाँ पर हो रहे हैं हमले। अब इस सारे मामले पर ऐसी भी सूरत हाल है कि जैसे ये इनके साथ जंग छेड़ने के लिए जा रहे, क्योंकि ईद के बाद असल में कोई बड़ा एडवेंचर करने की बुरी तैयारी है, तो इन्होंने काम ये किया है कि अब हमला वहाँ पर करेंगे। हमला करने के बाद जैसे ही वहाँ से जंग छिड़ेगी तो फिजा इनकी हो जाएगी ख़राब, जिसके बाद इनके हस्पतालों में शायद इमरजेंसियाँ नाफिज करनी पड़ेंगी बहुत सारे लोगों के। असल मसला क्या हुआ है कि 76 साल तारीख में इसराइल में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जब भी मुसलमान ईद मना रहे होते हैं तो कोई ना कोई सूरत हाल होती, कोई वाक़या है और इजराइली को कभी मसला नहीं होता। पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल है कि जब पूरे वर्ल्ड में उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है, तो उम्मत मुस्लिमा ईद मनाने के साथ यहाँ पर जो उनकी सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी आप ये सोच लें कि ये सड़कों पर हैं, ये रो रहे हैं, इनके घर वालों को ये बताया जा रहा है और इस सड़कों पर निकले हैं, अपने यानी बच्चों को कह रहे हैं कि फौज से वापस आ जाओ। ये इनमें खाली ये लोग नहीं हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जी अच्छा हमला हो गया, फलाना हो गया, वो कह रहे हैं कि आप लोग घर वापस पहुँचो, वहीं पर हथियार रखकर वापस पहुँचो, हमने नहीं लड़ना। और आप सोचें कि इनमें ऐसे भी लोग हैं कि जो ब्रिगेडियर लेवल के, उनके भी बच्चे भी यही कह रहे हैं। यानी सोचे जर्नैलों के बच्चे, उनके घर वाले कह रहे हैं। कभी जिंदगी में आपने देखा था कि किसी जर्नैल की जो बीवी है या किसी जर्नैल की बहू है वो अपने खावंद को इस बात पर आमादा करे कि तुम हथियार फेंक कर आओ तो जेल में जाना पड़े, चले जाओ, कम से कम तुम जिंदा रहोगे। ये सूरत हाल इस वक्त इसराइल की पैदा हो गई है और हमने कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट और ऐसे लम्हे नहीं देखे। ये जो 8 फौजी मारे गए हैं उसमें असल में इंक्वायरी भी चल रही है कि अंदर से मदद कौन दे रहा है, अंदर से इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, कौन ये सारा काम कर रहा है। और वो बुरी तरह इसराइल इस वक्त ट्रैप में फंस चुका है। डिसाइड क्या हुआ है? डिसाइड अब ये हुआ है कि G7 की जो मीटिंग खत्म हुई है उसमें अब फैसला ये हुआ है कि अब हम जंग का जो रुख है वो गजा की जानिब, यानी एक तो चल रहा है मोड़ने की बजाय चाइना की जानिब रुख मोड़ दें और चाइना के ऊपर पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो, वहाँ पर हमलों का सिलसिला शुरू हो और इस सारी सूरत हाल में ये सारे मिलकर वहाँ पर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। यानी ये मामला इस वक्त डिस्कस हो रहा है, बजाय कि आप इस आग को ख़त्म करें, आप इसको लड़ाई को ख़त्म करें, ये अगले पैमाने पर जा रहे हैं। क्या ही वो नज़ारा होगा देखने वाला कि पता ये चले कि इसराइल की फ़ौज के अंदर से तमाम के तमाम लोग गिव अप कर जाएं और वो कह दें कि जी हमने लड़ाई नहीं करनी, जितनी लड़ाई करनी थी। अभी ये ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं ना, निचली सतह पर अहकामात उन्होंने मानना शुरू जो किए हुए थे ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ तक हालत ये है कि कई लोगों का कोर्ट मार्शल करना पड़ रहा है, कईयों को जेल में फेंकना पड़ा है। और जो जेल में फेंक रहे हैं, कोर्ट मार्शल करे, वहाँ पर भी तो इन्हीं के बंदे बैठे होते हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताएं वजह क्या। वो कहते हैं कि हमारे पास वजह ये है कि आपने हमें, यानी रिजर्व फौज क्या होती है, इसराइल की फौज में ऐसे लोग हैं जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IT एक्सपर्ट है। अब उसने 3 साल की ट्रेनिंग ली है, आपने उसको बंदूक पकड़ा के 20 साल बाद, यानी लेट्स उससे 18 साल की एज में ट्रेनिंग ली है और उसकी एज इस वक्त है 40 साल। आपने उसको बंदूक पकड़ा के, आपने उसको सारा कुछ पकड़ा के, तो आपने कहा चलो मैदान में सामने चले जाओ, किसके, हिजबुल्लाह के सामने या हमास के सामने। तो अब बताइए वो क्या लड़ाई करेगा? वो कह रहे हैं कि हम लोग अनट्रेंड है, हमें बंदूक सही तरह उठानी नहीं आती। एक बंदा जिसने 15-20 साल पहले ट्रेनिंग ली है, आप बताइए कि वो क्या जाकर मैदान में लड़ाई करेगा उनके साथ जिनका काम ही लड़ना है? तो ये सूरत हाल में बताएं वो कैसे लड़ाई कर सकते हैं। और उनको भेजा कहाँ पर है? फ्रंट के ऊपर।
ये असल में ज़्यादातर इन्हिसार कर रहे थे टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब टेक्नोलॉजी की सूरत हाल ये है कि इनका पूरी तरह डिफेंस सिस्टम जो है वो भी फेल हो रहा है, इनका रेडार सिस्टम भी फेल हो रहा है, ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठ जाए तो आपको पता चले कि इसराइल की फ़ौज का एक हिस्सा पूरे का पूरा वो ख़त्म हो गया। आप सोचें कि तकरीबन 254 दिन हो चुके हैं इस जंग को, 254, कुछ अरसे बाद साल मुकम्मल हो जाएगा। तो आप बताइए कि 254 दिन में इनके बकौल अभी तक कितने लोग मरे हैं? 337 हमारे फौजी मरे हैं। आप बताइए कि जिस फौज में 337 लोग सिर्फ मरे हों बकौल इनके, तो क्या वो फौज इतनी हो जाएगी कि वो लड़ने के लिए तैयार हो कि जी हम जंग छेड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं? जब तक आपके हज़ारों की तादाद में फौज ना मारी गई हो तब तक आप ये काम नहीं करते। वरना 337 जो नंबर है वो तो कोई नंबर ही नहीं है। यानी आपने बंदा मारा हुआ है 45,000 50,000 मासूम, बकौल आपके जो हमने जी हमास के 5 से 10,000 लोग मार दिए, तो आपके सिर्फ 337 है। अगर हम सिर्फ इन्हीं की बात कर लें कि आज 8 मारे गए हैं, कल एक और बूबी ट्रैप के अंदर 8 मारे गए थे, तो आप 8 16 को लगा लें, यानी आपके एक दिन के अंदर 16 फौजी मारे गए हैं। और एक हमला हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे 20 से 25 मारे गए थे। यानी आप 2-3 हमलों की सिर्फ बात कर लें तो आपके कुल मिलाकर को 50 के करीब मारे जाते हैं। तो आप 255 दिन में सिर्फ कह रहे हैं कि 337। असल मसला ये है कि जितने लोग इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अभी तक लोगों को नाम ही नहीं पता, यानी वो 6-6 महीने हो गए उन्होंने अपने घर वालों से राब्ता नहीं किया क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। सो कहानी का रुख ये है कि इसराइल में जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है, वो तो बहुत ज़्यादा वीक है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका को मदद करने के लिए बुलाया, अमेरिका ने काम ये किया है कि वो रशिया के सामने अपने वॉरशिप ले गया है, और साथ ही इन्होंने अपने जो बॉम्बर्स हैं वो फिजा के अंदर वो ले गए हैं और चाइना को वो डरा रहे हैं कि देखो जी हमारे बॉम्बर्स आ गए हैं, हम तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, हम फलाना करें, हम ये करें, वो करें। ये अब तक की इनकी सूरत हाल है। तो आप बताएं कि इस सारे सिनेरियो में क्या किसी ने लड़ाई करनी है और क्या किसी ने, असल में इनको एक बड़ा मसला होता है पैदा, होता ये है कि आपने हज के मौके पर अगर आप देखें तो मुसलमानों की जो तादाद आ रही है पूरी दुनिया के अंदर से, चाहे वो पाकिस्तान के, इंडोनेशिया के, यूएस के हैं मुस्लिम, या जो रूस से आ रहे हैं, या सऊदीया के, अरब ममालिक के, इंडिया से हैं, कहीं से भी आप लगा ले, तुर्कों को लगा ले, वो सारे वहाँ पर आकर ये कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस वहाँ से सामने आई हैं कि ईरानियों ने वहाँ पर जाकर अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए उनके कैंप्स में। हर एक मुल्क के ज़्यादातर कैंप्स होते हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो सारे इज्तिमाई अपने तौर पर दुआएं करें। वो अलग बात है, इमाम काबा ने तो अभी बात नहीं की, लेकिन इज्तिमाई तौर पर वो इजराइल और इनके खिलाफ बात करें। ये बात असल में पूरी दुनिया में खटकी जाती है कि यहाँ से मुसलमान जब जाते हैं और वो जाकर एक ही प्लेटफॉर्म, यानी आप ये देखिए पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बिल्कुल आप सोच लें कि एक पॉइंट के ऊपर मुसलमान और गैर मुस्लिम भी हो चुके हैं जो ये आकर ये बात कह रहे हैं कि जी इजराइल के खिलाफ जाना है। यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई नरमी पेश आए, कुछ फलाना पेश आए, ये बात इनको हजम नहीं होती। वो कह रहे हैं कि सारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक पेज पर हैं, हज के मौके पर जाकर ये करें। जब हमारी बारी आती है तो हमारे ही अपने ही लोग खिलाफ हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं कि हमारी फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी जानिब आप ये देखिए जो अमेरिका ने इनको कहा हुआ है कि 10 से 15 लाख के करीब आपके जो लोग हैं, यानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं, पहले फेज़ में 8 से 10 लाख और सेकंड फेज़ में मज़ीद 7-8 लाख लोग इस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर ये लड़ाई लिबनान और बाकी साइड की बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। तो इसराइल के लिए मसला है कि अगर देखें अभी तो मामला ये है कि इनके लोग सड़कों पर निकले हैं। आप इमेजिन कर लें वो सिनेरियो कि जब ये सारे लोग निकल जाएंगे वहाँ से और सीधा यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, इनसे लड़ाई हो जाएगी इनकी। अब असल में हुआ ये है कि जो रिजर्व फौज है, पता ये चला है कि इनकी फौज के अंदर जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हैं वो रिजर्व हैं। वो रिजर्व है जिन्होंने 20-20 साल पहले ट्रेनिंग लिया, 10 साल पहले लिया, उनको आपने फौजी वर्दियाँ पहनाकर, बंदूकें पकड़ाकर आपने भेज दिया है। इनका अगर मुकाबला हो जाता है, यानी जो सिनेरियो अमेरिका ने इनको बताया, और बात अमेरिका की बिल्कुल ठीक है, उनकी रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें बताया गया है ये सारे अगर घुस गए इजराइल में, अगर वहाँ से हिजबुल्लाह लड़ाई शुरू कर दी और ये सारा कुछ हुआ क्योंकि उन्होंने ड्रोन से वार करने की सलाहियत है, तो अगर ये सारे घुस गए आपकी इसराइल की साइड पर तो ये ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। एग्जैक्टली वही हाल हो जाएगा जो अफगानिस्तान का हुआ है। अब ये बात दुनिया को समझ आई है कि इसराइल की फ़ौज के बारे में ये बात कहना कि दुनिया की तगड़ी फ़ौज है, जब मैदान में उतरी है तो पता चला है
कि कोई तगड़ी फौज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के आसरे के ऊपर लड़े थे और उसके बावजूद ये फेल हो गए हैं। और यही वजह है कि अफगानिस्तान में जब अफगानिस्तान की जो फौज थी अशरफ गनी वाली, जैसे ही तालिबान काबुल तक पहुंचे थे उन सब ने हथियार पहले ही फेंक दिए थे और उन्होंने इबन के तालिबान को पैगामात देना शुरू कर दिए थे कि भाई हमने आपसे लड़ना नहीं है, आप हमें कुछ ना कहिएगा। तो एग्जैक्टली इनके साथ भी सूरत हाल हो रही और यही उनको मसला है। असल में उनके जो मेन कमांडोज थे वो भी सारे मारे गए, गुलानी ब्रिगेड मारी गई है, फलाना मारी। उनकी लड़ाई आज तक होती रही थी आम लोगों के साथ, निहत्ते लोग जिनके पास कुछ नहीं था। पहली मरतबा जब लड़ाई हो रही है एक बड़ी फोर्स के साथ तो मसला है। और यही वो वजह है कि 4 लाख यमन के, तकरीबन अफगानिस्तान के 1.5 लाख यहाँ से आ जाएं और इसके अलावा इराक से, शाम से और हिजबुल्लाह के अपने करते करते लाखों लोग अगर लेबनान की साइड से इसराइल में दाखिल हो गए तो वो तो आमना सामना हो जाएगा लड़ाई का। तो ये तो फिर गिव अप कर जाएंगे वहाँ पर, वो तो हथियार बैंक कह देंगे कि भाई आप ले जाओ, हमारी जान छोड़ दो। क्योंकि जिनको यकीन ही नहीं है कि आपने दोबारा मर कर उठना है तो वो फिर ऐसी सूरत हाल है कि इस दुनिया को ही आखिरी जिंदगी समझते हैं। तो ये इसराइल के लिए एक मसला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।